गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म कि संश्लेषित रेशों के क्या क्या गुण होते हैं। तो कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे। हम संश्लेषित रेशों से बने रेशों का छाता ही प्रयोग में लाएंगे। संश्लेषित रेशों के अद्वितीय गुणधर्म होते हैं जो परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनते हैं। इन्हें अगर सुखाएं तो ये शीघ्र सूखते भी हैं, अधिक चलाऊ भी होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक हैं इनकी। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप संपादित करना होगा और स्वयं को आपको सीखना भी है। क्रियाकलाप 3.2, एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लेना है, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन कपड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे का उपयोग में लेने में। टुकड़ों को पृथक बिकरों में अपने को भिगोना है और जिनमें बराबर मात्रा में पानी भरा हो और 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकालना है और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैला देना है और प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल का आयतन की तुलना भी करनी है कि किसने पानी ज़्यादा सोखा और किसने कम सोखा। इससे भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि संश्लेषित रेशे जो होते हैं पानी को सोखते नहीं हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे से बना वस्त्र होता है वो बहुत से पानी को अवशोषित करता है। और सुखाने के बाद अगर आप कपड़े को देखोगे तो सूखने पर भी संश्लेषित रेशे को कम समय लग रहा है और प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्र को अधिक समय लग रहा है। यही इनमें फर्क है, अंतर है। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? तो संश्लेषित जो कृत्रिम रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं, वो कम पानी सोखते हैं। और क्या सूखने में भी कम समय लेते हैं? बिल्कुल, संश्लेषित रेशे सूखने में भी कम समय लेते हैं प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा। ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? यही कि पानी को कम सोखते हैं और सूखने में भी कम समय लगता है इनको। तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी टिकाऊपन, चिरस्थायी तो यानी कि टिकाऊपन यानी कि जब ज़्यादा चलता है, इसकी अगर हम तुलना करें और मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें ये सुलभता होगी। इनको टिकाऊपन भी एक अधिक है और मूल्य भी कम लगता है और रखरखाव भी इसका उचित है। अब नेक्स्ट है आपके 3.4 प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे और इस प्रकार वस्तुओं और उनके उपयोग की हमें एक सूची बनानी होगी। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था होती है। जिस प्रकार संश्लेषित रेशों में थी इकाई, एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, ऐसे इकाइयाँ जुड़ती जुड़ती बहुलक का निर्माण कर रही थी संश्लेषित रेशों में। इसी प्रकार प्लास्टिक में भी इकाइयाँ होती है, वो भी एक के बाद एक जुड़ी रहती है, पर इनमें जो इनकी व्यवस्था होती है जुड़ने की, इकाइयों की जो व्यवस्था होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, क्योंकि इनमें जो जुड़ने की व्यवस्था होती है वो रेखीय भी हो सकती है और तिर्यकबंध यानी कि क्रॉसबंध हो सकती है। तो तिर्यकबंध, क्रॉसबंध ये जो रेखीय हैं किस प्रकार है, तो ए में आपको ये चित्र दिख रहा है बेटा, ये हैं आपके रेखीय, क्योंकि ये एक रेखा में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ये 1 2 3 और ये 4, ये सब के सब 4 आपको दिख रहे हैं, ये एक ही रेखा में जुड़े हुए हैं। जबकि अगर हम इसको इस संरचना को देखें तो इस संरचना में ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये जितने भी हैं वो आपके यहाँ से भी जुड़ा हुआ, यहाँ से रेखीय, ये रेखीय जुड़ा हुआ, रेखीय जुड़ने के साथ ये इधर से भी जुड़ गया, इधर से भी, इधर से भी, और ये नीचे वाला इससे और जुड़ा हुआ। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ये क्रॉस बंध हो गया, यानी कि ये चारों ओर से जुड़ा हुआ है तिर्यक बंध, ये सब दिशाओं से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ए जो रेखीय बंध है और बी के अंदर क्रॉस बंध व्यवस्था है। तो इस प्लास्टिक की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग प्रकार की है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों, सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती है। और जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि ये कैसे संभव है कि सब प्लास्टिक को हम किसी भी आकार और साइज में प्राप्त कर सकते हैं। तथ्य ये है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, यानी कि प्लास्टिक को किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। जो आपको आकृति बनानी है वैसा सांचा बना लो और उस सांचे में अगर वो प्लास्टिक का पिघला हुआ प्लास्टिक डालेंगे तो कुछ देर में ठंडा होने पर हमें एक कठोर संरचना मिलेगी, वो वैसी ही होगी जिस प्रकार का वो सांचा होगा। अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है सांचे में डालकर। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में भी चद्दर भी बनाए जा सकते हैं और इसकी तारें भी बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं कि हमारी सूची भी छोटी पड़ जाए। ऐसा तो नहीं है, बट इनके उपयोग काफ़ी हैं। ये कुर्सी, बकेट, बाल्टी, गिलास और ये खिलौने, ये सारे प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं हैं। और आपने पॉलीथीन नाम सुना है, पॉलीथीन जिसका नाम पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक का उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। जो हम मार्केट में पॉलीथीन की थैली यूज़ करते हैं वो पॉली और एथीन, यानी कि एथीन की बहुत सी इकाइयाँ होती है जो एक दूसरे से जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करती है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक के टुकड़े जो हैं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकते हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने पर, बल लगाने पर टूट भी जाती है। जैसे आपका पेन है, पेन जो आपको ये कांच जैसा दिखाई देता है, ये कांच नहीं है, ये प्लास्टिक ही एक प्रकार का, और इसे हम मोड़ते हैं तो पेन को मोड़ने से ये टूट भी जाता है। और इसके अंदर की जो रिफिल होती है उसको हम मोड़ते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाती है, तो वो प्लास्टिक और पेन का जो कवच वाला जो है आपके नॉर्मली प्लास्टिक, इन दोनों में कुछ अंतर है प्लास्टिक में भी। तो जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है। ऐसा प्लास्टिक से, वो ऐसा प्लास्टिक ऊपर है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने में, कंघियों में, विभिन्न प्रकार के पात्रों और बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो ये यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है, यानी कि इसको गर्म करें तो विकृत हो जाए और सरलता से मुड़ भी जाए, वही थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। आपके प्लास्टिक दो प्रकार के हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपके थर्मोप्लास्टिक, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करें। इसका उपयोग खिलौनों में, कंघियों में, पीवीसी में, पॉलीथीन में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक बेटा ऐसे होते हैं, इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इसमें बेटा कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल देते हैं तो इनको जो आकार देकर एक बार जो बना दिया वो वैसा ही रहता है। इन्हें उष्मा देकर हम वापस नरम नहीं कर सकते, पिघला नहीं सकते, इसीलिए हम इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनमें क्रॉसबंध पाया जाता है और ये तिर्यक बंद क्रॉसबंध होता है इनमें। इनके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक बेटा विद्युत का कुचालक होते हैं, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो उष्मा का भी कुचालक है। ये ध्यान रखें, विद्युत के कुचालक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी है और थर्मोप्लास्टिक भी विद्युत के कुचालक है, परंतु उष्मा का कुचालक कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, यानी कि बिजली का जो आपके स्विच होता है प्लास्टिक का होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। विभिन्न बर्तनों के हत्थे, अपने कुकर का जो हत्था होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, आदि बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है, यानी कि आग का प्रतिरोधक होता है मेलामाइन। इसका उपयोग फायर ब्रिगेड वाले अब जो अपने कपड़े पहनते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है ये। और ये फर्श की टाइलें भी होती हैं, उनमें भी काम में आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। तो रसोई के कुछ बर्तन होते हैं उनमें भी काम में लिया जाता है ये। और कपड़े बनाने में जो फायर ब्रिगेड वाले कपड़े होते हैं उनमें भी काम में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं, यानी कि आसानी से आग को आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये आग जो है ऊष्मा है, इस ऊष्मा के तो कुछ अलग होते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। ये आपके कुछ प्लेट हैं, ये कुकर का हत्था है, और ये स्विच, ये प्लेट, तो अलग अलग उपयोग हैं इनके। और ये आपके नीचे एक जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है वो है। ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। और नीचे जो है आपके ये दो वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, तो एक ये प्लास्टिक का जो डब्बा है ये थर्मोप्लास्टिक का है, इसको अगर हम गर्म करें तो ये पिघल जाएगा। और ये तार है, इस तार को अगर गर्म करें तो ये पिघल जाएगा। नेक्स्ट अपने 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, इसको हम कल पढ़ते हैं।